जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान की मिट्टी और हिंदुस्तान के वासियों को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन सभी सेनाओं के वीर वीरांगनाओं को सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से शत शत नमन, शत शत प्रणाम। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका अजीज मित्र हिमांशु कोटनाला। तो आज 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, यूं कहें कि भारतीय आसमान में उड़ते बादशाह और शहंशाहों का दिवस है। तो किस प्रकार शुरुआत हुई 1933 से भारतीय वायुसेना की, और आज के डेट पे जो इन्फ्लुएंस और जो प्रेजेंस पूरे विश्व में है और जो पूरा विश्व डंका मानता है, तो उसको याद करेंगे, ये पूरी यात्रा को याद करेंगे। तो विभिन्न स्रोतों द्वारा हमारी पूरी टीम ने जो जितनी भी चीज़ें वायुसेना की थी उसको संग्रह करके आप सभी के सामने पेश करते हैं और शुरुआत कर नभः स्पर्शम दीप्लम। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से दिया था, उसी के आदर्श वाक्यों से शुरुआत हुई भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर 1933 को। दरअसल थोड़ा और पहले जाएं तो दरअसल इसकी असलियत में जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल 1933 को हुई थी, जिस वक्त ट्रेड ऑफिसर्स और हवाई सैनिकों को शामिल कर दिया गया इस बेड़े में। दरअसल पहले क्या होता था कि ये जब एयरफोर्स की शुरुआत हुई तो उस दौरान ऐसा कोई अलग से विभाग बनाने का कोई इसमें कोई व्यवधान नहीं था कि अलग से इसको एक अलग सा विभाग बनाना है। बस ये रखा गया था कि ये सेना यानी ये थल सेना के अंडर में आएगी। लेकिन जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ हुए एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरिश, उनको पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने जो भारतीय वायुसेना है इसको पूरा अलग दर्जा देने के लिए और अलग विभाग देने के लिए इनको सबसे पहले श्रेय दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे प्रोग्रेस होता रहा और 1944 में इस बेड़े में काफ़ी घातक विमान और काफ़ी घातक लड़ाकू विमान इसमें शामिल होते गए, जिनमें बम वर्षक, साथ साथ में हुरिकेन और AKW-15 भी शामिल होने से इसको एक अलग ही पहचान मिल गई और इसकी मजबूती एक अलग ही लेवल पे। उसी दौरान 1944 में बर्मा पे, जो आज का बांग्लादेश है, बर्मा पे आक्रमण किया था जापानी सैनिकों ने। तो उस दौरान भारतीय वायुसेना की, उस समय तो रॉयल भी हुआ करती थी, भारतीय सेना आज़ादी के बाद हुई, तो रॉयल जो इंडियन एयरफोर्स थी उसने उसके 16वीं बटालियन 16वीं कमान ने जापान के सैनिकों को पूरा रोका वहां पर आने से, बर्मा में आने पे। तो उसी दौरान जो वहां के राजा थे 1945 में जो अदम्य साहस उन्होंने देखा भारतीय वायुसेना का, तो उन्होंने ही नाम दिया रॉयल। जो उस समय जियो रैग थे, वहां के राजा जियो रैग थे, उन्होंने ही नाम दिया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जो बाद में जाके एयरफोर्स हो, इंडियन एयरफोर्स हो गया। अब आज़ादी के बाद की विदेश में दूसरा ऑपरेशन 1960 में कांगो से अचानक बेल्जियम की सत्ता खत्म हो जाने के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसाएं शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए, जिसके नियंत्रण के लिए संयुक्त जितने भी राष्ट्र संघ के देश थे उन्होंने अपनी अपनी वायुसेना वहां पर भेजी, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारत ने जो काम, भारत की वायुसेना ने जो काम वहां उन्हें नियंत्रित करने पे पूरा फोकस कर दिया था, तो पूरे विश्व को पता चल गया था कि भारतीय वायुसेना की काबिलियत क्या है। वो विश्व पटल पर उस समय आया। विदेश के साथ साथ बात करें तो देश के दुश्मनों से भी 4 बार पाकिस्तान से और 1 बार चाइना से भी हाथों हाथ मुकाबला किया भारतीय वायुसेना ने, जिसमें दरअसल 1962 में जो भारत और चाइना का मुकाबला हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें किसी कारणवश भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल
कम हो पाया, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा भारतीय थल सेना को। जिसका सबक लेते हुए जब 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वहां पर भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना आमने सामने थी। और आमने सामने भी ऐसे थे कि पाकिस्तान पे जो उस समय के लड़ाकू विमान थे, जो एयरफोर्स के उनके विमान थे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त थे, लेकिन जो भारत पे जो उस समय के विमान थे, वो दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम के थे। तो यानी क्षमता में भी थोड़े कम थे और टेक्नोलॉजी में भी कम थे, लेकिन हौसला जो था भारतीय एयरफोर्स का, वो लाख गुना ज़्यादा था एज कम्पेयर टू, अगर हम तुलना करें पाकिस्तानियों की। तो वहाँ पर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए भारतीय वायुसेना ने, जबकि उन पर टेक्नोलॉजी और क्षमताओं की कमी थी उसके बाद। लेकिन उसके बाद फिर 1966 में अपडेट करने की शुरुआत कर दी भारतीय वायुसेना ने। उसी दौरान 1966 में पैरा कमांडो की रेजिमेंट भी तैयार हुई और उसके बाद अपडेट होने शुरू हुए। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन और किए, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, गोवा का विभाजन था, उसमें वो ऑपरेशन किया गया, साथ में ऑपरेशन विजय। इन सभी में पार्टिसिपेशन रहा और अव्वल आई भारतीय वायुसेना। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। उस समय तक भारतीय एयरफोर्स में बागदौर, जो ध्वनि की आवाज़ से भी डबल आवाज़ में चल सकते थे, साथ साथ में सुखोई और मेघ 21 शामिल थे। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश का संग्राम चल रहा था, तो उस दौरान सबसे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के काफ़ी सारे मुक्ति एरिया में बमबारी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने शुरुआत की श्रीनगर, अंबाला, सरसा और जोधपुर में। लेकिन भारतीय वायुसेना के जिन ठिकानों में उन्होंने आक्रमण किया, तो भारतीय वायुसेना को पहले से इसके बारे में थोड़ा अवगत थे, वो आशंका उन्हें थी कि ये बमबारी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ भारत पे। लेकिन उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई भारतीय एयरफोर्स ने करी, तो इतनी उनको भगाया तो है ही है, लेकिन साथ साथ में पाकिस्तान के इतने अंदर भी भारतीय वायुसेना घुस गई थी, जिसने उनका कराची में जितना भी अब उनका एयरबेस था, उनको नष्ट नाबूद कर दिया। साथ साथ में उनका मांगला डैम, साथ साथ में उनका गैस स्टेशन इतना ज़्यादा तबाह कर दिया। वो तो शुक्र है कि उसी समय समझौता हो गया और पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, नहीं तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देते उस बमबारी के। तो उसी दौरान लोंगेवाल में हम सभी जानते हैं कि कितना भीषण वो युद्ध हुआ। लोंगेवाला में भी 29 सेना के जो टैंक थे वो तबाह कर दिए, साथ साथ में उनके 40 बख्तरबंद गाड़ियां होती है वो ध्वस्त कर दिया, और साथ साथ में एक रेल भी ध्वस्त कर दी। वो इतनी बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इधर तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन जब मौत बन के भारतीय वायुसेना उनके ऊपर मंडरा रही थी, तो उनको आदेशा भी नहीं था कि पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा। यदि वो समझौता कुछ समय के लिए और टल जाता, तो पूरा पाकिस्तान ही साफ हो चुका होता। तो इस प्रकार की जर्नी रही भारतीय वायुसेना की, और इस प्रकार के युद्ध रहे, ना कि केवल देश के अंदर भी रहे, लेकिन साथ साथ में विदेशों में भी इस प्रकार से लड़ाई की। साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र जो संगठन होता है, वहाँ पर भी अपने इन्वॉल्वमेंट रखी, और यहाँ तक कि देखिए जितने भी चाहे वो आतंकी हमलों से जुड़े हुए हों, चाहे वो जितने भी थल सेना का भी युद्ध हो, उसमें अहम वायुसेना का भी होता है, क्योंकि सैनिकों को लाना ले जाना, या उनकी जो सामग्री होती है, उनके जो हथियार होते हैं, उनको पहुंचाने में विशेषकर योगदान रहता है भारतीय वायुसेना का। तो युद्ध के साथ साथ घरेलू प्राकृतिक आपदाओं में भी विशेष योगदान रहता है भारतीय वायुसेना का, जिसके साक्षी हम 2013 में फ्लैश फ्लड और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन राहत के साक्षी हम लोग बने, जिसमें भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 2000 से ऊपर लोगों का रेस्क्यू किया।
और अब तो बहुत ज़्यादा अपडेशन भी हो रही है भारतीय वायुसेना में। 2016 में ही अब महिलाओं का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 2016 में 3 महिला फाइटर पायलट्स शामिल हुए भारतीय वायुसेना में। तो अब भारतीय वायुसेना, जो कि पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, आज आपके और उनके स्थापना दिवस में पूरी कोटनाला केदार टीम की ओर से आपको शत शत नमन, आपको शत शत प्रणाम। तो आकाश से भी ऊंची है भारतीय वायुसेना के हौसले। जब जब ये भरें आकाश में उड़ान, तब तक दुश्मनों की समझ लो शामत आई।